हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है जैन धर्म पढ़ा है, बौद्ध धर्म पढ़ा है, शैव धर्म पढ़ा है, वैष्णव धर्म पढ़ा है, महाजनपद काल पढ़ा है। इसके बाद अब हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक मतलब सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी जीएस आता है और उसमें हिस्ट्री आती है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक हमारा मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य था, इसका क्या स्रोत है? इसके कई सारे स्रोत हैं। हमें साहित्यिक स्रोत से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, विदेशी विवरणों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है ना। अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो वो कौन कौन से ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती कि मौर्य साम्राज्य था। जैसे अर्थशास्त्र, किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है पुराणों से भी मिलती है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उससे भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला हमारा क्या है? बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी विवरणों की बात करते हैं तो उसमें मेघस्तनीज का विवरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेघस्तनीज ने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। मेघस्तनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। ठीक। फिर है स्ट्रैबो से भी हमें जो है स्ट्रैबो के विवरणों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कार्टियस से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो वहाँ पर हमें एग्जाम में क्या दे देगा? निम्नलिखित में से किन किन विवरणों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है? मेघस्तनीज पहला, दूसरा स्ट्रैबो, तीसरा कर्टियस। तो 1 2 3 2 3 1 3 ना, ऐसे करके बना देगा। तो हमें ध्यान देना, मेघस्तनीज, स्ट्रैबो और कर्टियस, इन सभी से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास क्या है? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख, यहाँ से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें और कहाँ से जानकारी मिलती है? इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है काली पॉलिश वाले मृद भांड। ये हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का मृद भांड और उसके बाद में जो है मिलाने को दे देता है कि ये किससे संबंधित है। जैसे लाल मृद भांड जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ग्रे मृद भांड जो है ऋग वैदिक सभ्यता से ना। धूसर पॉलिशदार ये हमें उत्तर हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और वहीं पर हमारा जो मौर्य काल है, मौर्य काल में काली पॉलिश जो मृद भांड का मतलब क्या होता था? मिट्टी का बर्तन। काली पॉलिशदार मिट्टी के जो बर्तन हैं इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर हमें भवन, स्तूप और गुफा। भवनों की बात करते हैं तो उनमें हमें स्तूप और गुफा है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा में हमें आहत जो मुद्राएं हैं, आहत मुद्राओं को
पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता था। इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने क्या देखा कि जो मौर्य साम्राज्य था वह जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और इसके क्या स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोतों में हमने अर्थशास्त्र को देखा, पुराण को देखा, मुद्रा राक्षस को देखा, बौद्ध और जैन ग्रंथों को देखा। विदेशी विवरणों में हमने मेगास्थनीज को देखा, स्ट्रैबो को देखा, कर्टियस को देखा। पुरातात्विक स्रोत में हमने अशोक के अभिलेख देखे, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख देखा, काली पॉलिश वाले मृदभांड, स्तूप और गुफाएं, आहत मुद्राएं, इन सब से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है प्रमुख मौर्य शासक, मेजर मौर्यन रूलर्स के बारे में देखते हैं। पहला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन करता है। कब से कब तक? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 24 साल लगभग जो है चंद्रगुप्त मौर्य 24 ना, 4 से चंद्रगुप्त, 4 से 24, तो यहाँ से 24 सालों तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। और इसकी पहचान किसने की है? इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की है ना। यानी कहने का मतलब है कि सेंड्रोकोट्स के रूप में किस राजा की पहचान की जाती है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की जाती है। किसने कहा था सेंड्रोकोट्स? जस्टिन ने कहा था। जस्टिन ने कहा था। यानी कहने का अर्थ है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स जस्टिन ने कहा था। और यह कथन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है। इसकी पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। फिर है एरियन और प्लूटार्क ने। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। क्या कहा था? एंड्रोकोट्स कहा था। जैसे कि जब भी वो सवाल बनाएगा वो उलट देगा। जैसे कहेगा कि एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। दूसरा कथन है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा था। तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा था और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा था। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से चंद्रगुप्त ने नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद को अपदस्थ कर दिया था। यानी 322 ईसा पूर्व में धनानंद को गद्दी से हटाकर धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने जो नंद वंश था, नंद वंश का अंत कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में जो सौराष्ट्र तक क्षेत्र को जीतकर वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। यानी जो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में जो सौराष्ट्र तक का क्षेत्र है, उसको जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। ये बात हमें याद रखना है कि प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। मतलब ये कौन सा इलाका है? ये वाला इलाका, ये है सौराष्ट्र वाला इलाका जो है। यहाँ तक उन्होंने जो है प्रदेश को जीत लिया था और अपने प्रत्यक्ष शासन के अंदर में ला दिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, यानी जो यहाँ का गवर्नर था,
उसने यहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से कौन कौन सी बात पता चलती है? पहली बात पता चलती है कि चंद्रगुप्त ने जो है पश्चिम में सौराष्ट्र तक के प्रदेश को जीतकर उस पर प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। वहीं पर पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे, उन्होंने जो है यहाँ कहाँ पे यहीं सौराष्ट्र वाले प्रदेश में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये रुद्रदामन के अभिलेख से हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को हराया और सेलुकस निकोटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और युद्ध की संधि के अनुसार काबुल, कांधार और हेरात भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। यहाँ से एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त हैं और सेलुकस निकेटर था, इनके बीच में युद्ध होता है। चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को हरा दिया तो सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इसके अलावा दहेज में काबुल, कांधार और हेरात ये सारे इलाके जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। और ध्यान देना है कि काबुल, कांधार और हेरात आज जो है अफ़गानिस्तान के अंतर्गत आते हैं। यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है? अफ़गानिस्तान तक हो जाता है। काबुल, कांधार, हेरात। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है? मेघस्तनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेघस्तनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना से प्राण त्याग दिए। पहली बात हमें ध्यान देना है कि जो मेघस्तनीज था वो जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था एम्बेसडर था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई बार पूछा जाता है, सवाल बनाता है कि मेघस्तनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। मेघस्तनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेघस्तनीज किस वंश के शासन में आया था? तो यहाँ पे पता चलता है कि मौर्य वंश के शासनकाल में आया था। दूसरी भी एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महाजनपद काल में हमने देखा था कि जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और मौर्य वंश में हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन से शासक थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे? पहला अजातशत्रु, दूसरा उदयन, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। और 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 और उसके बाद में जो है 2 3 ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा। तो हम जानते हैं कि अजातशत्रु भी जैन धर्म का अनुयायी था, उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो इस तरीके से हमारा तीनों सही हो जाएगा। अगली बात हमें याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जब जैन धर्म के अनुयायी थे तो जाहिर सी बात है कि वो जैन पद्धति से ही अपने सारे क्रियाकलापों को करेंगे। तो ध्यान देना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी मृत्यु ना तो मतलब कि प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी और न युद्ध में हुई थी, बल्कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वह जो है जैन विधि यानी कि जैन विधि धार्मिक विधि से उनकी मृत्यु हुई थी। जैन में एक उपवास पद्धति है। उपवास पद्धति का नाम क्या है? संलेखना पद्धति। इस संलेखना पद्धति के माध्यम से क्या किया था? प्राण त्याग दिए थे। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जैन धर्म में मृत्यु को या निर्वाण को प्राप्त करने का एक तरीका है
जिसमें व्यक्ति भूख से मतलब कि उपवास रहता है और उपवास रहते हुए क्या करता है, अपने प्राण को त्याग देता है। तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है संलेखना पद्धति यानी जैन धर्म की एक उपवास पद्धति है जिसके माध्यम से प्राण त्यागा जाता है ना। कौन सा ऐसा शासक था जिसने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उसके बाद में जो है बिंबिसार, बिंदुसार, ऐसे करके दे देगा। तो ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे थे। और एक सवाल बनाया जा सकता है कि संलेखना पद्धति क्या थी? सीधा सीधा पूछ सकता है कि संलेखना पद्धति क्या थी? तो संलेखना पद्धति प्राण त्यागने की एक जैन विधि थी। आगे हम लोग चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था। और चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। अब देखिए, प्रधानमंत्री की बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, गुरु कौन था, और ना, तो ये जो है चाणक्य या कौटिल्य थे। और उसके बाद में बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य कई बार पूछा है कि किसका नाम विष्णुगुप्त था? चाणक्य का। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य था। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। बहुत बार पूछा है विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये किसका नाम है? हजारों बार पूछा है ये सवाल विभिन्न परीक्षाओं में। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जो है, तो हम लोग ने क्या देखा था, 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद में आता है बिंदुसार। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कब से कब तक? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था बिंदुसार ने। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में, देखिए बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग हैं। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के शासक हैं और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। तो बड़ा कौन है? बड़ा जो है बिंबिसार हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बात है कि जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान के अनुसार अवंती का उपराजा अशोक था। अवंती का उपराजा अशोक था। कौन सा ऐसा जो है, एक चीज़ और याद रखना है कि जो दिव्यावदान है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, जैसे महावंश दे दिया, दिव्यावदान दे दिया ना, तो इसमें से तो दोनों ही हैं, दिव्यावदान और महावंश दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं। तो ये जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान है ये बताता है कि अवंती प्रांत जो था उसका राजा कौन था? अशोक था। अवंती का राजा कौन था? अशोक था। अच्छा, अवंती को मगध में किसने मिलाया था? अवंती को मगध में मिलाया था जो है महा अवंती को मगध में मिला लिया था। नंद वंश में महापद्मनंद हरि कुमार। हाँ, अवंती को जो है, अवंती को मगध, अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने मिलाया था। किसने? शिशुनाग ने मिलाया था। नाग वंश का संस्थापक या शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अवंती और अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने की, जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान कहता है कि जो अवंती प्रांत था उस अवंती प्रांत का उपराजा अशोक था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, यानी शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। पूछा भी है सवाल कि निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूज हो जाएंगे। बिंदुसार बिंबिसार में तो वैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो बिंदुसार था, बिंदुसार यानी मौर्य वंश का जो शासक था बिंदुसार, उसको अमित्रघात कहा जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाशक, यानी शत्रुओं का नाश कर देने वाले को अमित्रघात कहा जाता है। यह बिंदुसार को दी गई एक उपाधि थी। दूसरी चीज है कि जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो हमें ध्यान देना है कि जो बिंदुसार था वह जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला हमारा है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है, और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि जैन जो ग्रंथ हैं उसमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। तो पूछ सकता है कि जैन ग्रंथों में सिंहसेन किसे कहा गया है? सिंहसेन अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, बिंबिसार को। तो यहाँ से ध्यान देना है कि सिंहसेन को कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार की उपाधि किसे दी गई है? भद्रसार किसे कहा गया है? तो बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान देना है कि वो जो है बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार की उपाधि दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि जो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। बहुत बार सवाल पूछा है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके अनुसार? किसने कहा था कि जो है डायमेकस बिंदुसार के दरबार? स्ट्रैबो ने कहा था। और यह जो है किसका राजदूत था? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। अगला हमारा क्या है कि जो दिव्यावदान है, दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह को खत्म करने के लिए पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, उसके बाद में अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। पहले सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। ध्यान देना है कि जो दिव्यावदान है वो बताता है, और जो दिव्यावदान है ये बौद्ध ग्रंथ है, यानी बौद्ध ग्रंथ उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कई बार डेट ही पूछ लेता है कि ये टाइम पूछ लेता अशोक का शासन काल था। तो 273 बीसी से 232 बीसी, 273 बीसी से 232 बीसी, लगभग जो है 41 साल तक शासन किया था अशोक ने। फिर है देखते हैं कि बिंदुसार की जब मृत्यु हो जाती है तो पुत्र अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। कई बार पूछा है कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो हम पट्ट से बता देंगे सुभद्रांगी था। फिर हमारा क्या है कि अशोक पहला ऐसा भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया ना।
मतलब कि अशोक से पहले कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ था जो अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का सहारा ले। यानी अशोक पहला ऐसा भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के सहारे से अपनी प्रजा को संबोधित किया, अपनी प्रजा को अपने संदेश पहुँचाए। ठीक है। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का उपराज्यपाल था। यहाँ से हमें यही तो बात याद रखनी है कि कई बार पूछा है कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का उपराज्यपाल था। उज्जैन का उपराज्यपाल था। कहाँ का? उज्जैन का उपराज्यपाल था। अशोक को अभिलेखों में देव नाम पियदस्सी उल्लेख मिलता है। तो पूछता है कि पूछा भी है कई बार सवाल कि निम्न में से किस राजा के लिए देव नाम पियदस्सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देव नाम पियदस्सी इस्तेमाल अशोक के लिए किया गया है। देव नाम पियदस्सी। और देव नाम पियदस्सी का अर्थ क्या होता है? देवताओं के प्रियदर्शी, या फिर देवताओं का प्रिय, या देवताओं का प्यारा, या देवता जिसे देखना चाहें ना, इतना प्यारा है कि देवता उसे देखना चाहते हैं। तो अशोक के लिए अभिलेखों में देव नाम पियदस्सी शब्द का उल्लेख मिलता है, या नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और यूनानी थी। अब देखिए, भाषा और लिपि में क्या अंतर है। जैसे हम जो है लिखते हैं कि ये राम, और ये लिखें राम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पढ़ने पर भी हमें राम आ रहा है, यहाँ पढ़ने पर भी हमें राम आ रहा है। तो हमारी भाषा क्या है? भाषा हिंदी हुई। लेकिन दोनों लिपियों में क्या है? अंतर है। यहाँ पर हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है इंग्लिश, या फिर जो हमारी अंग्रेजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लिपियाँ तो जो हमारी क्या है? रोमन है। ये क्या है? रोमन लिपि है। और ये क्या है? हमारी जो है हिंदी देवनागरी लिपि है। लेकिन पढ़ने पर क्या है? पढ़ने पर साउंड जो निकल रहा है वो हिंदी जैसा निकल रहा है। इसलिए क्या है कि लिपि जो है, लिपि और भाषा का अंतर समझ गए होंगे। तो पढ़ने पर अगर उसको पढ़ते तो प्राकृत साउंड निकलती। लेकिन लिखा किस में गया है? ब्राह्मी में, खरोष्ठी में, अरेमाइक में और यूनानी लिपियों में लिखा गया है। याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, देवनागरी, ब्राह्मी। तो भाषा जो थी हमारी प्राकृत भाषा थी। और लिपि में पूछता है कि अशोक के अभिलेखों की निम्नलिखित में से कौन कौन सी लिपियाँ थीं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी। ना, तो 1 2 3 करके इसे दे देगा। तो ब्राह्मी भी थी, खरोष्ठी भी थी, अरेमाइक भी थी, और यूनानी लिपियों का भी इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो पश्चिमोत्तर भारत था, पश्चिमोत्तर में जो है, जो शहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख हैं वहाँ पर खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार पूछा है कि जो मतलब कि निम्न में से कौन से अभिलेखों में जो है खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। शहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में, शहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में। कई बार जो है अकेले दे देगा शहबाजगढ़ी, फिर मानसेहरा, तब भी सही है। कई बार जोड़ी में देगा कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, तो भी हमारा सही ही हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग क्या चलते हैं? इसके आगे हम लोग चलते हैं अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं। अशोक के अगर अभिलेखों की बात करते हैं तो उनके अभिलेख जो हैं शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं और गुहा लेख हैं। यानी अशोक के अभिलेखों के प्रकार कितने हैं? शिलालेखों पर यानी शिलाओं पर अभिलेख लिखे गए हैं, स्तंभों पर यानी पिलर्स पर लिखे गए हैं, गुहा लेख यानी गुफाओं में उनके लेख लिखे गए हैं। जो शिलालेख होता था, शिला मतलब पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का जो टुकड़ा होता था उस पर जो अभिलेख लिखा जाता था वो भी दो दीर्घ होता था, लघु होता था। कई जो
जो है अभिलेख थे, जो शिलालेख थे वो छोटे थे, कई बड़े थे। स्तंभों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कई स्तंभ छोटे थे, कई स्तंभ बड़े थे। गुहा मतलब क्या है कि जो जो गुफाएं हैं, जो ना, जो गुफा थी, गुफा में गुहा लेख है, तो शिलालेख है, स्तंभ लेख है और उसके बाद में गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो यहाँ से हमें पता चला, ठीक। छोटा, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, ये वैसे ही आगे है। अब देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से तो सवाल बनना ही है, बनता ही है। वहाँ से भी हमेशा सवाल बने हैं और यहाँ से मतलब कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है महा इम्पॉर्टेंट पढ़ाया जा रहा है। अब पहले शिलालेख की बात करते हैं तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पूछता है कि निम्न में से किस अभिलेख में पशु की पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके दे देगा। तो पशु बलि की निंदा पहले अभिलेख में किया गया है। दूसरा यहाँ पर है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, यह किस अभिलेख में कहा गया है। पहले अभिलेख में कहा गया है। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, ये दो बातें देखने को मिलती हैं। पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरे अभिलेखों में क्या कहा गया है। दूसरे लेखों में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बात की गई है। तो पूछ सकता है कि निम्न में से किस अभिलेख में पशु चिकित्सा की बात की गई है। तो दूसरे शिलालेख में। मानव चिकित्सा की बात किस में की गई है। दूसरे शिलालेख में। लोक कल्याणकारी कार्य की बात किस में की गई है। दूसरे शिलालेख में। फिर है चोल, चेर, पांड्य, सत्तीय पुत्र या केरल पुत्र की चर्चा किस अभिलेख में की गई है। तो दूसरे शिलालेख में की गई है। चोल की, पांड्य की, सत्तीय पुत्र या केरल पुत्रों की चर्चा किस अभिलेख में की गई है। दूसरे शिलालेख में की गई है। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, चोल, चेर, पांड्य की चर्चा जो है वो दूसरे शिलालेख में देखने को मिलती है। तीसरे शिलालेख में क्या है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया था ना, जो कौन से, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5 वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया था। यानी जो राजकीय अधिकारी थे, युक्त थे, रज्जुक थे, प्रादेशिक थे, इनको हर 5वें वर्ष दौरा करने को कहा गया था। युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक। देखिए तीसरे अभिलेख में 3 लोग हैं, युक्त हैं, रज्जुक हैं, प्रादेशिक हैं। इनसे क्या कहा जाएगा कि हर 5-5 साल में क्षेत्रों को विजिट करो, क्षेत्रों को देखो, वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनो, समझो और उनका समाधान करो ना। तीसरे अभिलेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक की बात की गई है। चौथे अभिलेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर धर्माचरण के भेरीनाद द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया है। तो यहाँ पर भेरीनाद से धम्म घोष, भेरीनाद से धम्म की ओर स्थानांतरण की बात किसमें की गई है। चौथे अभिलेख में बात की गई। भेरीनाद क्या होता था, युद्ध से धर्म की ओर स्थानांतरण की बात। भेरीनाद से धम्म घोष की ओर, धम्म का उद्घोष किसमें कहा गया है। ये चौथे अभिलेख में कहा गया है कि युद्ध की जगह पर हमें धम्म यानी धर्म को अपनाना चाहिए, ये भेरीनाद में कहा गया है। फिर इसके बाद हम लोग 5वें अभिलेख में चलते हैं। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है और इसके अलावा इसमें मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा अभिलेख था जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो वो 5वां अभिलेख था। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो 5वां अभिलेख था। 5वां अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था जिसमें हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति, समाज में वर्ण व्यवस्था के उल्लेख मिलता है।
फिर आगे चलते हैं हम लोग छठे शिलालेख में चलते हैं। जो छठा शिलालेख था इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? छठी अभिलेख में की गई है ना। और वो कौन सा अभिलेख है जिसमें किसी भी समय जनता राजा से मिल सकती है, इसका उल्लेख किया गया है? ये छठा अभिलेख है। याद कैसे रखेंगे? छी 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 तुम्हारे पास आत्मनियंत्रण नहीं है, छी 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 तुम्हारे पास आत्मनियंत्रण नहीं है। तो छठे अभिलेख में ये होगा, किसी भी समय जनता से किसी भी समय जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। तो कुछ लोग कहें छी छी राजा हो के किसी भी है छी छी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये हमें याद करने का तरीका है। तो छठा जो अभिलेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और कहा गया है कि जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। आगे चलते हैं, सातवें शिलालेख के बारे में देखते हैं। जो सातवां शिलालेख है, सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करता है। याद करना आसान है, सात से सातवां, सात से सहिष्णुता। सहिष्णुता की बात किस अभिलेख में की गई है, किस शिलालेख में की गई है? सातवें शिलालेख में की गई है। सहिष्णुता की बात सातवें शिलालेख में की गई है। आठवें शिलालेख की बात करते हैं। तो जो आठवां शिलालेख है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। तो अब देखिए आठ बनता कैसे है? आठ आठ बनता ऐसे है, और ये क्या है? ये रास्ते को इंगित करता है। यहाँ से जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आने जाने को इंगित करता है। अब जाहिर सी बात है कि जो अशोक हैं वो यात्रा करेंगे तो क्या धर्म की यात्रा करेंगे। तो अशोक की धर्म यात्रा का जो उल्लेख है वो आठवें शिलालेख हैं। वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है? अशोक बोध गया गए थे, इसका उल्लेख है। ये आठवां अभिलेख है जो बताता है कि अशोक ने धर्म यात्राएं की थी और बोध गया का भ्रमण किया था। आगे हम लोग चलते हैं, नौवां शिलालेख के बारे में बात करते हैं। नौवां शिलालेख धर्म समारोह की चर्चा करता है और सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार का उल्लेख करता है। तो नौवां अभिलेख धर्म समारोह की चर्चा का उल्लेख कौन करता है? नौवां शिलालेख करता है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख कौन सा शिलालेख करता है? वो जो है नौवां शिलालेख है। यानी किस शिलालेख में धम्म समारोह और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है? तो वो नौवां शिलालेख है जिसमें धम्म समारोह, सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, 10वें शिलालेख में चलते हैं। इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें और ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दी गई है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वह कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक ने अधिकारियों को कहा था कि वो प्रजा के हित में सोचें, प्रजा के हित में सोचें। तो वो 10वां शिलालेख था जिसमें अशोक ने कहा था कि राजा प्रजा के हित में सोचें। दूसरी चीज़ है कि जिसमें ख्याति गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति को श्रेष्ठता पर बल दे दिया गया है, धम्म नीति को श्रेष्ठ बताया गया है। वो कौन सा अभिलेख था? 10वां शिलालेख था जिसमें हमेशा प्रजा के हित में सोचे अधिकारी ऐसा आदेश था और धम्म नीति की श्रेष्ठता, ख्याति और गौरव की निंदा पर बल दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है कि धम्म नीति होती क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्म नीति, धर्म नीति, धर्म की नीतियों का, धम्म की नीतियों का जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो कौन से अभिलेख में की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है। 11वां शिलालेख धम्म की नीति की व्याख्या बताता है। अगर आपको धम्म की नीति की व्याख्या पढ़नी है तो कौन सा शिलालेख पढ़ना चाहिए? 11वां शिलालेख पढ़ना चाहिए।
फिर है 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख की बात करते हैं तो यह सर्वधर्म समभाव की बात करता है और स्त्री महामात्र की चर्चा करता है। तो वो कौन सा अभिलेख था जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है? तो 12वां शिलालेख की बात करता है। वो कौन सा अभिलेख है जो स्त्री महामात्र की चर्चा करता है? 12वां शिलालेख है। 12वां शिलालेख धर्म समभाव और स्त्री महामात्र की चर्चा करता है, उल्लेख करता है। फिर है 13वां शिलालेख। कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है और अपराध करने वाली अटविक जातियों का जो उल्लेख है वो 13वां शिलालेख है। तो ये हमें ध्यान देना है कि वो कौन सा शिलालेख था जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है, वो 13वां शिलालेख था। वो कौन सा शिलालेख था जिसमें अपराध करने वाली अटविक जातियों का उल्लेख है? तो वो 13वां शिलालेख था जिसमें आटविक जातियों का उल्लेख है, कलिंग युद्ध के वर्णन है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। फिर है 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख की बात करते हैं, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि जो 14वां शिलालेख है इसमें कहा गया है कि जो जनता है वो धार्मिक जीवन बिताए, यानी भौतिक सुखों से परे रहने की, भौतिक सुखों से दूर रहने की जो शिक्षा दी गई है, धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा जो दी गई है, धार्मिक तरीके से जीवन बिताने की जो शिक्षा दी गई है वो 14वें शिलालेख में दी गई है। तो हमने ये सब पढ़ लिया। एक बार हम लोग फट से रिव्यू कर लें। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान। दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्य, चोल चेर पांड्य का उल्लेख। तीसरा शिलालेख युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा शिलालेख धर्माचरण, भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष, ना भेरीनाथ की जगह धम्म नीति का पालन। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति और मौर्यकालीन समाज में एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा, जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती थी। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोध गया का भ्रमण। नौवां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा, फिर उसके बाद में सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार। 10वां शिलालेख प्रजा मतलब अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल, ख्याति एवं गौरव की निंदा। 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव, स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आटविक जातियों का उल्लेख। 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा। इस तरीके से हमने अशोक के 14 अभिलेखों की चर्चा कर ली। याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। अब इसके बाद हम लोग अशोक के 7 स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना है कि शिलालेखों की संख्या 14 है और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर अशोक के 7 स्तंभ लेखों की बात करेंगे। 7 स्तंभ लेखों की। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो पहला प्रयाग स्तंभ पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। किसने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया? अकबर ने। इसे और किस नाम से जाना जाता है? रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया और इसे रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से इसे दिल्ली लाया गया
और अशोक के सातों अभिलेखों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है, यह जो है इसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया गया और अशोक के सातों अभिलेखों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो वो कौन सा अभिलेख है, वो कौन सा जो है शिलालेख है जिसमें जिसमें सातों अभिलेखों का उल्लेख मिलता है? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख में सातों अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। दिल्ली टोपरा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें सातों अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अगला है हमारा दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ पहले यह मेरठ में था और इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। तो दो ऐसे अभिलेख थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए थे, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। फिर जो दिल्ली आगे हम लोग चलते हैं रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख की बात करते हैं तो चंपारण बिहार में है। लौरिया अरारे चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। तो रामपुरवा शिलालेख चंपारण बिहार में, लौरिया अरारे चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में ना, इतने हैं। तो 7 शिलालेखों में प्रयाग स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में लाया गया। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। दिल्ली टोपरा जो शिलालेख है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इसमें जो है सातों अभिलेख शिलालेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ जो है इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा शिलालेख चंपारण बिहार में है। लौरिया अरारेज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। इस तरीके से हमने सातों शिलालेखों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अशोककालीन जो प्रांत थे, यानी प्रोविंस ऑफ द अशोक एज। अशोक के काल में जो प्रांत थे और उनकी जो राजधानियाँ थी उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे उत्तरापथ एक प्रांत था। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। और जो अवंती राष्ट्र की राजधानी थी वो उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी थी। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो अवंती की राजधानी थी वो उज्जैनी थी ना, और एक दक्षिणी वाली थी जो उसको माहिष्मती कहते थे। लेकिन यहाँ पर अवंती राष्ट्र को अब क्या कर दिया गया था, एक राजधानी बना दिया गया था, उज्जैनी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी थी। और प्राची यानी मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो जो प्राची थी, प्राची यानी मध्य देश, इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो हमने क्या देखा, ये मिलान करने को देता है, बहुत देता है कि उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी, दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अब देखिए दक्षिणी प्रांत को कैसे याद रखेंगे, दक्षिणापथ कैसे याद रखेंगे, क्योंकि सुवर्ण मतलब होता है सोना, और सोना जो मिलता है वह जो है जो हमारा KGF है, यानी कोलार गोल्ड फील्ड। जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो कहाँ पर है? दक्षिण में है, साउथ में है, साउथ इंडिया में है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो दक्षिणापथ की राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। प्राची यानी मध्य देश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग अशोक का धम्म देखते हैं, यानी अशोक के धर्म के बारे में देखते हैं। अब देखिए अशोक का धम्म, अगर हम लोग बात करते हैं, अशोक के धम्म की बात करें तो धम्म शब्द संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म जो शब्द है संस्कृत में क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। उसी का जो प्राकृत रूप है
वही है धम्म। धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। बहुत ही बार पूछता है कि जो धम्म की परिभाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। राहुलोवाद सुत्त से ली गई है धम्म की परिभाषा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, जो उसकी पहली धम्म यात्रा थी। और यह किस शिलालेख में हमने पढ़ा था? यह हमने जो है 8वें शिलालेख में पढ़ा था कि अशोक ने धर्म यात्रा की, और धर्म यात्रा में उसकी पहली जो यात्रा थी वो जो है बोध गया की यात्रा थी। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो अपने जो है अब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा की थी अशोक। और बोध गया की यात्रा अशोक की पहली धम्म यात्रा या फिर धर्म यात्रा थी। फिर है अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि जो अशोक है, अशोक जो है राज्याभिषेक के 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित है निगाली सागर। निगाली सागर में था कनक मुनि बुद्ध का स्तूप। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को दोगुना करवाया गया। फिर है 20वें वर्ष बुद्ध। 20वें वर्ष बुद्ध जो है बुद्ध के 20वें वर्ष अशोक बुद्ध की जो जन्म स्थली है लुम्बिनी जाकर शिलालेख स्तंभ स्थापित करवाया। शिलालेख स्तंभ स्थापित करवाया और पूजा की। इसके अलावा वहाँ का यानी लुम्बिनी का कर घटाकर 1/8 कर दिया। लुम्बिनी का कर घटाकर 1/8 कर दिया। और यह 20वें वर्ष की बात है। ठीक है, राज्याभिषेक की लुम्बिनी, शिलालेख, स्तंभ, पूजा, कर घटाकर 1/8। आगे क्या है कि तीसरे एवं सातवें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। तीसरे और सातवें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों को जनता के बीच में धम्म प्रचार करने के लिए कहा गया था। यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है, ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिससे पता चलता है कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को जनता के बीच जाकर धम्म प्रचार करने एवं उपदेश देने का आदेश दिया गया था? तो वो तीसरा और सातवां स्तंभ लेख है। तीसरा और सातवां स्तंभ लेख है युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशिक। फिर है इसके अलावा अब यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूछता है मिलान करने को। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। अशोक ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न देशों पर धर्म का प्रचार करने के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए अपने लोगों को भेजा। जैसे जो है महारक्षित को कहाँ पर भेजा गया था? यवन देश में भेजा गया था। महारक्षित को यवन देश में भेजा गया था। धर्मरक्षित को कहाँ पर भेजा गया था? धर्मरक्षित को अपरांतक भेजा गया था। अपरांतक भेजा गया था। महाधर्मरक्षित को कहाँ पर भेजा गया था? महाराष्ट्र में भेजा गया था। फिर है महादेव को कहाँ पर भेजा गया था? महादेव को भेजा गया था महिषमंडल या फिर मैसूर में भेजा गया था। महिषमंडल या फिर मैसूर में भेजा गया था। मंजिम को कहाँ पर भेजा गया था? मंजिम को हिमालयी देश में भेजा गया था। कहाँ पर? हिमालयी देश में भेजा गया था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि महेंद्र को कहाँ पर भेजा गया था? महेंद्र को श्रीलंका या सिंघल देश भेजा गया था, जो कि अशोक का पुत्र था। संघमित्रा जो अशोक की पुत्री थी, इसको कहाँ पर भेजा गया था? श्रीलंका या सिंघल देश भेजा गया था।
अशोक को कहाँ पर, अशोक खुद नेपाल गए थे। फिर उसके बाद में मंझांतिक को कहाँ पर भेजा गया था, मंझांतिक को कश्मीर और गंधार भेजा गया था। सोन तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि यानी म्यांमार भेजा गया था। तो सोन और तथा उत्तरा याद रखेंगे, सोन से सोना, स्वर्ण, ये तो याद करने का तरीका हमें। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, अशोक नेपाल, मंझांतिक को कश्मीर तथा गंधार भेजा गया था। फिर है मंजिम को हिमालयवर्ती देश में भेजा गया था, महादेव को महिषमंडल मैसूर भेजा गया था, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था, धर्म रक्षित को अपरांतक भेजा गया था और महारक्षित को यमन देश भेजा गया था। अब देखिए अशोक के शिलालेख और उनकी प्राप्ति। अशोक के शिलालेख हमें कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं। बहुत बार ये यूपीएससी ने भी सवाल पूछा है, मिलाने को दे दिया गया था। अशोक के शिलालेख और उनके स्थान के बारे में दिया था। जैसे शहबाजगढ़ी हमें पेशावर पाकिस्तान से मिला है। शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो हमें कहाँ से मिला है, पेशावर पाकिस्तान से मिला है। मानसेहरा शिलालेख कहाँ से मिला है, मानसेहरा शिलालेख हज़ारा पाकिस्तान यानी हाजरा पाकिस्तान से मिला हुआ है। मानसेहरा शिलालेख हाजरा पाकिस्तान से मिला हुआ है। फिर है जो कालसी शिलालेख है वो कहाँ से मिला है, देहरादून उत्तराखंड से मिला हुआ है। कालसी देहरादून उत्तराखंड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए उत्तराखंड जो है वो जो है इको सेंसिटिव एरिया आता है, यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर विभिन्न तरीके की लैंडस्लाइड और जो है बाढ़ जैसी घटनाएं, बादल फटने जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। यानी वहाँ पर जो काल है वो हमेशा आता रहता ही है, काल हमेशा आता रहता है। तो कालसी यानी वो काल के जैसा ही हो गया है, कौन, देहरादून उत्तराखंड। ठीक। फिर है गिरनार कहाँ पर है, गिरनार यानी जूनागढ़ गुजरात में है। गिरनार कहाँ पर है, जूनागढ़ गुजरात में। याद कैसे रखेंगे, गिरनार यानी कहने का नार मतलब नारी, गिर गई, एक नारी गिर गई। क्यों, क्योंकि जूना मतलब बूढ़ी हो गई थी। और कब गिरी थी, रात में। एक नारी रात में गिर गई क्योंकि वह जूना थी यानी बूढ़ी थी, यानी गिर गई। क्यों, क्योंकि जूना थी यानी बूढ़ी थी, गिर गई, जूना थी, बूढ़ी थी, और वो भी रात में। ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। फिर है हमारा धौली हमारा कहाँ पर है, धौली हमारा है पुरी में। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। जैसे धौली मतलब क्या है, दौड़ी मतलब दौड़ी, किसके लिए, पूरी के लिए दौड़ी। तो धौली यानी पूरी के लिए दौड़ी, धौली यानी पूरी के लिए दौड़ी। फिर हमारा क्या है, जौगढ़ मतलब क्या है, गंजाम उड़ीसा। जौगढ़ कहाँ पर है, गंजाम उड़ीसा। जो जौगढ़ शिलालेख है वो कहाँ पर मिला है, गंजाम उड़ीसा में मिला है। याद कैसे रखेंगे, गंजा और जौ। क्या गंजे जगह पर जौ उग सकता है, नहीं उग सकता है। जौ और गंजा, क्या गंजा जगह पर जौ उग सकता है, नहीं। ठीक है। फिर हमारे पास है सुपारा कहाँ पर है, ठाणे महाराष्ट्र में है। सुपारा ठाणे महाराष्ट्र में है। फिर हमारा क्या है, एर्रगुडी कहाँ पर है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। एर्रगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश। मास्की कहाँ पर है, रायचूर कर्नाटक। मास्की रायचूर कर्नाटक ना, रायचूर। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, मास्की यानी मास्क। जब हम लोग मास्क लगा लेते हैं तो हमें राय देने में, बात करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। मास्क लगाने पे राय देने में दिक्कत होती है। फिर है गुर्जरा कहाँ पर है, दतिया मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा शिलालेख दतिया मध्य प्रदेश से मिला है। फिर हमारा क्या है, ब्रह्मगिरी कहाँ से मिली है, मैसूर कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी जो है शिलालेख कहाँ से मिला है,
मैसूर कर्नाटक से। फिर है भब्रू, भब्रू शिलालेख बैराट यानी राजस्थान, भब्रू बैराट। फिर है अहरौरा मिर्ज़ापुर। फिर है जटिंग रामेश्वर कर्नाटक। फिर सासाराम बिहार। और है राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश। फिर है गोवी मठ मैसूर कर्नाटक। फिर है सारोमारो मध्य प्रदेश। फिर है नेट्टूर में कहाँ पर? कर्नाटक में। उडेगोलम बेल्लारी कर्नाटक में। सन्नति कर्नाटक में। तो अशोक के ज़्यादातर जो शिलालेख मिले हैं वो हमें कर्नाटक से ही मिले हैं। फिर से नीचे से देखते चलते हैं। सन्नति कर्नाटक, उदेगोलम बेल्लारी कर्नाटक, नेत्तूर कर्नाटक, सारोमारो मध्य प्रदेश, गोबीमठ मैसूर कर्नाटक, राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, सासाराम बिहार, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक, अहरौरा मिर्ज़ापुर, भब्रू बैराठ राजस्थान, ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, मास्की रायचूर कर्नाटक, एर्रगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, सोपारा थाणे महाराष्ट्र, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, धौली पुरी उड़ीसा, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, कालसी देहरादून उत्तराखंड, मानसेहरा हज़ारा पाकिस्तान। और मानसेहरा को कैसे याद रखेंगे? मानसेहरा को याद रखेंगे मानसेहरा, जो सेहरा होता है, सेहरा ना सेहरा आपने फिल्मों में देखा होगा कि शादी ब्याह के वक्त जो दूल्हा फूलों का जो हार पहनता है या फूल जो पहनता है, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका रहता है, उसे सेहरा कहते हैं। तो कितने रुपए का है? 1000 रुपए का है। वो सेहरा कितने रुपए का? 1000। मान लो कि वो सेहरा 1000 रुपए का रहा होगा। फिर शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान, इतनी जगह से शिलालेख मिले हुए हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन के बारे में क्या क्या बातें दी गई हैं, जैसे केंद्रीय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन। यानी प्रशासन को जो है कुल 5 भागों में बांटा गया था। केंद्रीय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन ना। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत जो था, प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? कुमार या राज्यपाल होता था। प्रांतों का जो प्रमुख बनाया जाता था कुमारों को, यानी कहने का मतलब जो राजकुमार होते थे उनको, या फिर किसी राज्यपाल को प्रांत का प्रमुख बनाया जाता था। प्रांत जो होता था उसका प्रमुख कुमार या राज्यपाल होता था। फिर आगे हम लोग चलते हैं, जो मंडल था, मंडल या जो कमिश्नरी थी, उसका जो प्रमुख अधिकारी था वह प्रदेष्टा या प्रादेशिक होता था। क्योंकि मंडल को प्रादेश भी कहा जाता था, इसलिए जो उसका जो है अधिकारी होता था उसे प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। जिले को विषय, आहार या जिला भी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसे विषयपति या फिर स्थानिक भी कहा जाता है। जिले को विषय भी कहा जाता है, आहार भी कहा जाता है, और जिला तो कहा ही जाता है। विषय को विषयपति या फिर स्थानिक नामक अधिकारी शासन करता था। फिर है स्थानीय, यानी 800 गाँव के समूह को स्थानीय कहा जाता था। 800 गाँवों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। द्रोणमुख मतलब 400 गाँवों के समूह को द्रोणमुख कहा जाता था। खरवाटिक या खारवटिक में 200 ग्रामों के समूह को खारवटिक कहा जाता था। खारवटिक और संग्रहण 10 ग्रामों का जो समूह होता था उसे संग्रहण कहा जाता था, और संग्रहण के अधिकारी को गोप कहा जाता था।
और ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। इस तरीके से हमने देखा केंद्रीय प्रशासन, गुप्तचर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, न्याय प्रशासन, प्रांत के प्रमुख जो होता था राजकुमार या राज्यपाल होता था, मंडल कमिश्नरी या प्रदेश जो होता था उसका अधिकारी प्रतिष्ठा या प्रादेशिक होता था, विषय आहार या जिला जो होता था उसके अधिकारी विषयपति, स्थानीय मतलब होता था 800 गाँव का समूह, द्रोणमुख मतलब 400 गाँव का समूह, खारवटिक मतलब 200 गाँव का समूह, संग्रहण मतलब 10 गाँव का समूह ना। प्रमुख अधिकारी गोप था, ग्राम जो था वह प्रमुख अधिकारी ग्रामणी था। फिर चलते हैं आगे, हम लोग जो है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं।